हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ बढ़िया होंगे। तो मेरा नाम है मोहम्मद शाहनवाज और आज हम ज्योग्राफी के एवोल्यूशन ऑफ जोमोर्फोलॉजिकल थॉट्स के बारे में पढ़ेंगे। तो बेसिकली इसमें हम पढ़ेंगे जोमोर्फोलॉजिकल थॉट्स, यानी कि जो हमारा फिजिकल ज्योग्राफी में जितने सारे कंट्रीब्यूशन आए और रिस्पेक्टेड टू देयर टाइम फेस, यानी कि कौन से पीरियड में कौन से ज्योमोर्फोलॉजिकल थॉट्स आए, ज्योमोर्फोलॉजिकल थिंकिंग आए, डेवलपमेंट हुआ ज्योमोर्फोलॉजी में, या फिर इसको बोल सकते हैं फिजिकल ज्योग्राफी में। तो बेसिकली उस टाइम पे ज्योमोर्फोलॉजी नहीं होता था, पुराने जमाने में ज्योमोर्फोलॉजी नहीं कहा जाता था। उस टाइम पे बेसिकली ज्योग्राफी के दो ब्रांचेज होते थे, एक ह्यूमन ज्योग्राफी एंड एक फिजिकल ज्योग्राफी। फिजिकल ज्योग्राफी बेसिकली रीजनल ज्योग्राफी पे ज्यादा फोकस किया जाता था उस टाइम पे। आज इस वीडियो में हम लोग जोमोर्फोलॉजिकल थॉट्स के बारे में पढ़ेंगे। तो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम, लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। सो बेसिकली द present status of geomorphology is the result of gradual but successive development of geomorphic thoughts postulated in different periods. बेसिकली हमारे हम जानते हैं कि जो हमारा टाइम पीरियड है ज्योग्राफी में, पहले था हमारा ग्रीक पीरियड, फिर आता है हमारा रोमन पीरियड। वो ऐसे चलते चलते हमारा जो आज का टाइम पीरियड होता है वो होता है क्वांटिटेटिव एज वेल एज रिमोट सेंसिंग एंड जीआईएस। और इस जितने भी सारे टाइम पीरियड्स हैं, डिफरेंट पीरियड्स हैं, इस डिफरेंट पीरियड्स में बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के जोमोर्फोलॉजिकल थॉट्स को पोस्टुलेट किया गया था, प्रोपाउंड किया गया था। और आज इस वीडियो में वही सब जो थॉट्स हैं उसी बारे में पढ़ेंगे, कौन से पीरियड में कौन से थॉट्स आए थे। ग्रीक एंड रोमन्स वर द फर्स्ट टू कंट्रीब्यूट इन द फील्ड ऑफ जोमोर्फोलॉजी। आप लोग जानते हैं कि जो फिजिकल ज्योग्राफी में ग्रीक्स है, वो सबसे पहले अपना कंट्रीब्यूशन दिया था। ग्रीक के भी रहने वाले थे, होमर। होमर ने ही फर्स्ट टू कंट्रीब्यूटेड हिज पोएम्स, और उस पोएम में उन्होंने बेसिकली फिजिकल ज्योग्राफी के विंड्स के बारे में बताया। तो ग्रीक से ही हमारा जो मॉर्फोलॉजिकल थॉट्स है वो इमर्ज हुआ था। इन द फर्स्ट एंड सेकेंड डिकेड ऑफ 20th सेंचुरी, स्कॉलर्स वे स्टार्टिंग टू एक्सेप्ट द साइकिल। अब देखो, जो हमारा जो फिजिकल ज्योग्राफी से जो उस टाइम पे ग्रीक पीरियड में जो इवोल्यूशन हुआ था, फिजिकल ज्योग्राफी कहाँ से शुरुआत हुआ था? अप्रोक्स 600 बीसी से स्टार्ट हुआ था, जो होमर ने किया था। और उसमें बेसिकली सिर्फ एक छोटा सा डिस्क्रिप्शन दिया था कि हमारे जो रीजन में है वो हवा किस दिशा में चलती है और उस हवा का नामकरण क्या था। तो इसी को डेवलपमेंट होते होते जो हमारा आज के टाइम पे जो है साइक्लिक कॉन्सेप्ट ऑफ लैंडफॉर्म के बारे में पढ़ते हैं, यानी कि कितना ज्यादा इस टाइम तक। और ये जो टाइम पीरियड था साइक्लिक कॉन्सेप्ट का, वो था 1900 के लगभग। बेसिकली इस जितने भी टाइम पीरियड में, ये जितना टाइम पीरियड है, इस टाइम पीरियड में जितने भी सारे जो मॉर्फोलॉजिकल थॉट्स का डेवलपमेंट हुआ था वो आज इस वीडियो में पढ़ेंगे। डेवलपमेंट इन जो मॉर्फोलॉजिकल थॉट्स ऑफ डिफरेंट टाइम फेसेस, जैसे कि मैंने बताया था, जितने भी सारे टाइम फेसेस हैं सब में कोई ना कोई जो मॉर्फोलॉजिकल के डिफरेंट डिफरेंट थॉट्स को पोस्टुलेट किया गया था। बेसिकली जो टाइम फेसेस है वो सेवेंथ भाग में डिवाइड है। फर्स्ट पीरियड इज एंशियंट पीरियड, जहाँ पे जो हमारे ग्रीक्स और रोमन्स थे उन्होंने कंट्रीब्यूशन दिया। सेकंड पीरियड जो हमारा डार्क एज आता है। थर्ड पीरियड इज एज ऑफ कैटास्ट्रोफिज्म। फोर्थ पीरियड इज एज ऑफ यूनिफॉर्मिटेरियन। फिफ्थ पीरियड इज मॉडर्न एज इन 19th सेंचुरी। बेसिकली यहाँ पे जो बात किया जाएगा 1800 से लेकर के 1900 तक का बात किया जाएगा। एंड सिक्स्थ पीरियड इज 20th सेंचुरी से लेकर के फर्स्ट हाफ, यानी कि जो 1900 ईस्वी से लेकर के 1950 ईस्वी तक की बात की जाएगी। और लास्ट जो हमारा आता है रिसेंट एज, जहाँ पे 1950 से लेकर के टिल आज का डेट तक का कंट्रीब्यूशन देखेंगे हम लोग इसी ज्योमोर्फोलॉजिकल थॉट्स में। बेसिकली दिस आर द मेजर टाइम पीरियड्स ऑफ ज्योमोर्फोलॉजिकल थॉट्स। तो पहला जो टाइम पीरियड था वो एंशियंट पीरियड था। इसमें बेसिकली जो स्कॉलर्स थे वो बिलोंग करते थे ग्रीस से, रोम के, इजिप्ट के। बेसिकली दे ऑल आर कंट्रीब्यूट इन द फील्ड ऑफ ज्योमोर्फोलॉजी। और इनमें से पहले जो स्कॉलर्स थे उनका नाम था हेरोडोटस। इन्होंने बेसिकली क्या किया था, इन्होंने ये एक बेसिकली हिस्टोरियन थे। इनको बेसिकली हेरोडोटस को बेसिकली फादर ऑफ हिस्ट्री भी कहा जाता था, क्योंकि इन्होंने बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूशन दिए थे हिस्ट्री में। ही मेड सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन इन द फील्ड ऑफ रिवर एलुवियल बिहेवियर। बेसिकली वहां पे जो एलुवियल डिपॉजिट्स होते थे, एलुवियल बिहेवियर ऑफ रिवर्स होते थे, उन्होंने हेरोडोटस ने एक्सटेंसिवली ऑब्जर्व किया। और उन्होंने इजिप्ट को जो नाइल रिवर है उस रिवर को बेसिकली इन्होंने कहा था कि इजिप्ट वाज द गिफ्ट ऑफ
नाइल रिवर। क्यों कहा गया था? क्योंकि इस रिवर को उन्होंने स्टडी किया था, उन डिटेल स्टडी किया था, ऑब्जर्व करके गया, स्टडी किए थे उन्होंने, हेरोडोटस ने। तो बेसिकली जो इन्होंने इजिप्ट के नील रिवर का स्टडी किया था, और उस नील रिवर में पाया कि जितने भी सारे डिपॉजिट्स होते हैं, एलुवियल डिपॉजिट्स होते हैं नील रिवर के, वो एक जगह पे आके डिपॉजिट हो जाता है। और उस जगह को इन्होंने नाम किया था डेल्टा। डेल्टा। तो बेसिकली उस रीजन को डेल्टा कहते हैं, जहाँ पे जितने भी सारे सेडिमेंट्स है, रिवर्स के एलुवियल सेडिमेंट्स है, वो डिपॉजिट हो जाते हैं एट द माउथ ऑफ द रिवर। माउथ ऑफ द रिवर इन सेंस की जहाँ पे रिवर का डेड एंड आता है, डेड एंड इन सेंस की जहाँ पे समुद्र से एक रिवर मिलता है, उस पॉइंट को हम लोग डेल्टा कहते हैं, या फिर उस पॉइंट को हम लोग माउथ कहते हैं। सो बेसिकली डेल्टा का सिंबल सिंगल ट्रायंगल है। आप साइंस में अगर इसको देखोगे तो इसका सिंबल जो है हीट के सिंबल से रिसेंबल करता है। सो बेसिकली हेरोडोटस ने इन्होंने डेल्टा फॉर्मेशन के बारे में बताया था, और इन्होंने डेल्टा कॉइन को ही और इन्होंने भी कॉइन और इन्होंने ही डेल्टा जो वर्ड है उन्होंने यूज किया था। ही ऑल्सो ओपिन दैट द लेवल ऑफ सी इज नॉट परमानेंट बट देर इज ओकेशनल राइज एंड फॉल व्हेन सी एडवांसेस लैंडवर्ड, transgressional phase and retreats, regressional phase। तो basically he also gave the concept of transgressional phase and regressional phase। तो basically इसमें क्या होता है कि जो एट द एंड ऑफ द रिवर, जहाँ डेल्टास होते हैं, डेल्टास या फिर जितने भी सारे कोस्टल रीजन है, वहां पे आप देखोगे समुद्र का पानी एक तरफ बहेगा, एक तरफ बेसिकली लैंड जो लैंड फॉर्म्स यानी लैंड की तरफ जाएगा, फिर रिट्रीट हो जाएगा, वापस चल जाएगा टुवर्ड्स द सी। ऐसे जो फेज सिमल्टेनियस कॉन्टिन्यूसली चलते रहता है, उसको जब लैंड की तरफ जाए तो उसको ट्रांसग्रेशनल फेज कहते हैं, जब वापस समुद्र की ओर जो पानी जाए तो उसको रिग्रेशनल फेज बोलते हैं। तो बेसिकली हेरोडोटस ने ही इसको कहा था, इसको ही पहले इम्प्लीमेंट किया था, ऑब्जर्व किया। तो इसके बाद स्कॉलर हमारे आते हैं एरिस्टोटल, अरस्तु जिसको हिंदी में बोलते हैं, कंट्रीब्यूटेड इन द फील्ड ऑफ वाटर स्प्रिंग। तो इनका मेजर कंट्रीब्यूशन फिजिकल ज्योग्राफी में था, वो था वाटर स्प्रिंग में। इन्होंने ओरिजिन ऑफ वाटर स्प्रिंग, इसके बाद ओरिजिन ऑफ स्ट्रीम्स, बिहेवियर ऑफ सीज एंड ओशंस के बारे में कंट्रीब्यूशन दिया था। और इनके इनके अकॉर्डिंग जो वाटर स्प्रिंग है वो दो टाइप्स के होते हैं, वो एक होते हैं सीजनल होते हैं, और एक होते हैं एम्फेरल यानी कि नॉन परमानेंट। तो बेसिकली ऐसे स्प्रिंग्स होते हैं जो कि हमेशा रहते हैं, और एक ऐसे स्प्रिंग्स होते हैं जो कि कभी ना कभी एक टाइम पे खत्म हो जाएगा। क्यों खत्म हो जाएगा? क्योंकि उसका जो सोर्स ऑफ वाटर है वो खत्म हो जाएगा। तो बेसिकली वाटर स्प्रिंग्स देखो, यहाँ पे वाटर स्प्रिंग्स मतलब होता है ऐसे जो लैंडफॉर्म्स या फिर ऐसे जो क्रैक्स होते हैं उस अर्थ सरफेस में, जहां से विद इन द अर्थ द वाटर इमर्जेसेस। सो बेसिकली जो अर्थ के नीचे से जब पानी बाहर निकलता है, जो नेचुरली जो बाहर निकलता है, उस टाइप के लैंडफॉर्म्स को वाटर स्प्रिंग्स बोलते हैं। तो ऐसे दो टाइप के वाटर स्प्रिंग्स होते हैं, एक होता है सीजनल एंड एक होता है एम्फेमेरल यानी कि नॉन परमानेंट। तो नेक्स्ट स्कॉलर इज स्ट्रेबो। इनके अकॉर्डिंग जो था, सो बेसिकली इन्होंने इन्होंने एल्यूवियल डिपोजिशनल वर्क के ऊपर बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूशन दिया था स्ट्रैबो ने। अकॉर्डिंग टू हिम द साइज एंड शेप ऑफ द डेल्टा डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ टेरेन थ्रू विच द रिवर मेक इट्स कोर्स। सो बेसिकली नेचर ऑफ टेरेन के ऊपर जो साइज ऑफ डेल्टा है वो डिपेंड करता है नेचर ऑफ टेरेन के। बेसिकली उसको कहते हैं जहाँ पे रॉक्स हो जाता है, अगर वहाँ कोई भी जगह पे जो रॉक्स होते हैं अगर वो ज्यादा वीक हो जाएगा तो डेल्टा का फॉर्मेशन है वो ज्यादा होगा, ज्यादा बड़ा होगा। अगर वहाँ एक ऐसा रीजन है जहाँ पे स्ट्रॉन्गर रॉक्स मिलते हैं यानी कि रेसिस्टेंट रॉक मिलते हैं, वहाँ का जो उस रीजन का जो डेल्टा फॉर्मेशन होगा वो बहुत ही कम कम होगा, क्योंकि वहाँ पे स्ट्रॉन्ग रॉक्स है। सो एन एक्सटेंसिव रीजन हैविंग कंपैरेटिवली, वही बताया गया कि वीकर रॉक्स जहाँ पे होंगे वहाँ पे लार्जर डेल्टास बनेंगे, और जहाँ पे स्मॉलर रॉक्स होंगे वहाँ पे स्मॉलर डेल्टास बनेंगे बिकॉज ऑफ रेसिस्टेंट रॉक। सो इसके बाद जो हमारा टाइम पीरियड आता है डार्क एज। तो बेसिकली जो हमने एंशियंट पीरियड में देखा था वो कुछ ही स्कॉलर्स के बारे में अभी हमने देखा, हेरोडोटस देखा, एरिस्टोटल देखा, स्ट्रेबो देखा, बट इनके अलावा भी बहुत सारे स्कॉलर्स थे, जैसे कि टोलमी थे रोमन स्कॉलर में। इसके बाद ग्रीक स्कॉलर्स में थे इरेटोस्थेनिस, इसके बाद
प्लेटो, इसके बाद अलेक्जेंडर, इसके बाद एनेक्सिमिंडर, बहुत सारे स्कॉलर्स थे। उन्होंने उनका कंट्रीब्यूशन यहाँ पे नहीं बताया गया है। ऐसा नहीं कि उन्होंने फिजिकल ज्योग्राफी में कंट्रीब्यूशन नहीं दिया गया है, बट उन्होंने कंट्रीब्यूशन दिया है। बट यहाँ बुक्स में जितना दिया है वो मैं उतने ही बता रहा हूँ, क्योंकि आपको इजीली समझ में आ जाए इसीलिए। तो बेसिकली डार्क एज के बारे में अब हम लोग पढ़ेंगे। जब रोमन एम्पायर फॉल हुआ था, no geomorphological thoughts were took place in this period. So basically this period is known as dark age. इस dark age का पीरियड जो था वो अप्रोक्स 200 एडी से लेकर के 1400 एडी तक था। इस टाइम पीरियड को वो बेसिकली कहते हैं हम लोग डार्क एज। क्यों कहते हैं डार्क एज? क्योंकि यहाँ पे कोई भी जियोमॉर्फोलॉजिकल थॉट्स का डेवलपमेंट नहीं हुआ था। सो बिसाइड्स ऑफ सम ग्लिम्प्स ऑफ जियोमॉर्फोलॉजिकल आइडियाज पुट फॉर्थ बाय फ्यू थिंकर्स, तो बेसिकली डार्क एज में भी कुछ ऐसे स्कॉलर्स थे जिन्होंने अपना कंट्रीब्यूशन दिया इन द फील्ड ऑफ जियोमॉर्फोलॉजी। तो उनमें से पहले जो स्कॉलर्स थे वो एविसिना थे। He is an Arabian thinker, broke the academic monotony. So basically, he was the one who silenced the monotony of academic excellence, and according to him, mountains should be divided into two categories. So इनका major contribution था physical geography में, geomorphology में towards mountains. So according to him, there are two types of mountains, which was mountains originated due to upliftments, ऐसे mountains जो कि अपलिफ्टमेंट के जरिए ओरिजिनेट होते हैं, और ऐसे माउंटेन्स जो कि फॉर्म होते हैं ड्यू टू द प्रोसेस ऑफ इरोजन बाय रनिंग वाटर। सो बेसिकली यहाँ पे जो अपलिफ्टमेंट का कॉन्सेप्ट था वो जोमोर्फोलॉजी में आ गया था विद द थ्रू द एविसिना। ये एक अरेबियन जोग्राफर्स थे। डार्क एज में बेसिकली अरेबियन जोग्राफर्स आए, बहुत सारे अरेबियन जोग्राफर्स आए थे एविसिना के अलावा भी। और इनके अकॉर्डिंग जो माउंटेन्स है, दे आर टू टाइप्स, माउंटेन्स ओरिजिनेटेड ड्यू टू अपलिफ्टमेंट, और ऐसे माउंटेन्स जो कि इरोजन से फॉर्म होते हैं बाय रनिंग वाटर। सो अब इस पीरियड के बाद जो हमारा पीरियड आता है वो एज ऑफ कैटेस्ट्रोफिज्म आता है। तो इस पीरियड में बेसिकली जो है, जो एकेडमिक साइलेंस ऑफ 14 ईयर्स का था वो ब्रोक हो जाता है, यानी कि इट ब्रोक, और जो कैटेस्ट्रोफिस्ट आइडियाज है वो इमर्ज करते हैं। इस आइडियाज में बेसिकली जो क्विक एंड सडन ओरिजिन को मानते थे जितने भी सारे स्कॉलर्स थे। सो अकॉर्डिंग टू देम, यानी कि कैटेस्ट्रोफिस्ट्स, अर्थ एज वाज फ्यू थाउजेंड ईयर्स। सो बेसिकली इनके अकॉर्डिंग जो अर्थ का एज था वो कुछ ही हजार साल था, जो कि बहुत ही ज्यादा रॉन्ग है। अर्थ का एज मिलियंस ऑफ ईयर्स है। It may be pointed out that sudden endogenetic forces like volcanic eruptions and earthquakes may be held responsible for convincing the thinkers to postulate such fantastic and unrealistic thoughts. तो उस टाइम पे जितने भी सारे लैंड फॉर्म्स होते थे which are emerged due to the volcanic eruption, या फिर बोल सकते थे earthquake, उस टाइम पे होता था, और वो बेसिकली सडन फोर्सेस का एग्जाम्पल था। और उस टाइम पे ये फोर्सेस को उन्होंने स्टडी किया, और उनके अकॉर्डिंग जो था, ऐसे ही हमारा जो अर्थ है वो कभी ना कभी इमर्ज हुआ था, वो बहुत जल्दी इमर्ज हुआ था। तो जो कि बहुत ही ज्यादा गलत है, अनरियलिस्टिक है एंड फैंटेस्टिक है, यानी कि अद्भुत है। एज ऑफ कैटेस्ट्रोफिज्म के बाद जो हमारा एज आता है वो होता है यूनिफॉर्मेटेरियन। तो इस एज में बेसिकली जो कॉन्सेप्ट है, जो कैटेस्ट्रोफिज्म का कॉन्सेप्ट है उसको कॉन्ट्रडिक्ट करते हुए यहाँ पे बहुत ज्यादा डेवलपमेंट ऑफ ज्योमॉर्फोलॉजिकल थॉट्स हुआ था with the introduction of endogenetic forces as well as exogenetic forces। तो बेसिकली जो पहले स्कॉलर्स आते हैं इस पीरियड में वो थे लियोनार्डो डा विंची, और इनके अकॉर्डिंग जो था, जो रिवर्स होते हैं वो फॉर्म होते हैं थ्रू वैली themselves through vertical erosion and deposited the eroded materials elsewhere। तो बेसिकली इनके अकॉर्डिंग जो था, जितने भी सारे रिवर्स होते हैं वो वैलीज में ट्रांसफॉर्म होते हैं विद द हेल्प ऑफ वर्टिकल इरोजन, और जितने भी सारे सेडिमेंट्स होते हैं या फिर ट्रांसपोर्टेशन होता है वो बहुत अलग जगह पे, जितने भी सारे मटेरियल्स होते हैं वो ट्रांसपोर्ट होके चला जाता है। बेसिकली लियोनार्डो डा विंची का जो कंट्रीब्यूशन है वो वैलीज वैलीज से रिगार्डेड है, या फिर बोल सकते हैं इरोजनल कॉन्सेप्ट से लेकर के रिलेटेड है। इनके बाद जो आता है हमारा वफन का पीरियड आता है, जो कि था 1707 से लेकर के 88 तक। इनके अकॉर्डिंग जो था, इन्होंने टोटली रिजेक्ट कर दिया था जो कैटेस्ट्रोफिस के जो पोस्टुलेशन था कि जो अर्थ का एज है वो सिर्फ और सिर्फ कुछ हजार साल है। इन्होंने टोटली रिजेक्ट कर दिया था, और इन्होंने ओपन किया था कि जो रिवर्स है वे आर द मोस्ट पावरफुल एजेंट्स।
of erosion. So basically, one of the most important agent of erosion is water, or you can say river, and they were capable of eroding the uplifted high land mass to sea level. So basically, यहाँ पे जो बफन के अकॉर्डिंग जो था, वो रिवर आर द मोस्ट पावरफुल एजेंट ऑफ इरोजन, और रिवर के चलते जो हमारा हाई अपलिफ्टेड लैंड फॉर्म्स होते हैं वो इरोड होकर के सी लेवल तक आ जाता है। सो बफन का ये कंट्रीब्यूशन था इन द फील्ड ऑफ जियोमॉर्फोलॉजी। सो नेक्स्ट स्कॉलर इज टार्गियोनी टोजेटी। इन ये एक इटालियन थिंकर थे, इन्होंने पोस्टुलेट किया था जी, जो कि इरेगुलर कोर्स यानी कि सिमेट्रिकल एज वेल एज एसिमेट्रिकल वैलीज ऑफ द रिवर डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ रॉक्स। यहाँ पे भी नेचर ऑफ रॉक्स की बात की जाएगी, थ्रू विच दे फ्लो। द रीजन ऑफ मैसिव एंड रेसिस्टेंट रॉक्स मेंटेन डीप एंड नैरो कोर्सेज, वेयर ब्रॉड एंड मेंटेनिंग कोर्सेज आर डेवलप इन द रीजन ऑफ सॉफ्ट एंड लेस रेसिस्टेंट रॉक्स। तो इनके अकॉर्डिंग जो था नेचर्स ऑफ रॉक, देर आर टू टाइप्स ऑफ नेचर ऑफ रॉक्स। एक होता है वीक रॉक्स होते हैं, एक होते हैं हार्ड रॉक्स होते हैं। वीक रॉक्स जो इजीली इरोड हो जाते हैं, और हार्ड रॉक जो है वो बहुत ही कम रेट से इरोजन प्रोसेस होता है उस रॉक्स में। सो इनके अकॉर्डिंग जितने भी सारे वैलीज फॉर्म्स होते हैं विद द हेल्प, जहाँ पे रेसिस्टेंट रॉक होता है, जितने वहां पे वैलीज फॉर्म होते हैं वो कैसे होते हैं, डीप होते हैं एंड नैरो कोर्स होते हैं, यानी कि छोटा रास्ता होता है। वेर एज ब्रॉड, जहाँ पे ब्रॉड और मेंडरिंग कोर्सेज जहाँ पे होगा वहां पे सॉफ्ट रॉक्स पाए जाएंगे, और वो रॉक्स होंगे लेस रेसिस्टेंट रॉक्स होंगे। तो बेसिकली टारगियोनी टोजेटी का ये कंट्रीब्यूशन था इन द फील्ड ऑफ वैलीज डिपोजिशन, या बोल सकते हैं आप स्ट्रीम्स के फील्ड में। सो अकॉर्डिंग टू अब नेक्स्ट स्कॉलर है गोथार्ड। इनके अकॉर्डिंग जो था, नॉट ऑल द इरोडेड सेडिमेंट्स आर डिपोजिटेड बाय द रिवर्स इन द सी। बेसिकली इन जो हेरोडोटस का जो कंट्रीब्यूशन था कि जितने भी सारे इरोडेड मटेरियल्स होते हैं, सेडिमेंट्स होते हैं, वो डिपॉजिट होते हैं डेल्टास में। डेल्टास यानी कि माउथ ऑफ द रिवर में। इनके अकॉर्डिंग जो है वो ऐसा नहीं है कि जितने भी सारे सेडिमेंट्स होते हैं वो तो डेल्टास में डिपॉजिट होते हैं, बट उसके अलावा भी बहुत सारी जगह में डिपॉजिट होते हैं, यानी कि नदी के किनारे भी डिपॉजिट होते हैं। उसको हम लोग फ्लड प्लेन्स कर सकते हैं। तो बेसिकली आज के टाइम पे इसको पेनी प्लेन्स, या फिर बोल सकते हैं नॉर्मल प्लेन्स, या फिर फ्लूवियल प्लेन्स भी कहा जाता है। सर द concept of catastrophism was finally rejected and gradual cyclic nature of earth history was postulated by James Hutton। तो बेसिकली यहाँ पे जो यूनिफॉर्मेटेरियन का जो फादर है वो जेम्स हटन है। इन्होंने बहुत ही ज्यादा मेजर कंट्रीब्यूशन दिया था इन द फील्ड ऑफ जियोमॉर्फोलॉजी, और इनको इनका जो साइक्लिक कॉन्सेप्ट ऑफ नेचर है, साइक्लिक नेचर ऑफ अर्थ हिस्ट्री है, वो बहुत ही ज्यादा पॉपुलर हुआ था इन द 18th सेंचुरी। हटन का जो कॉन्सेप्ट है वो बहुत ही ज्यादा यूनिक था, और इनका एक फेमस स्टेटमेंट है कि प्रेजेंट इज द की टू द पास्ट। सो इट एम्ड एट द रिकंस्ट्रक्शन ऑफ द पास्ट अर्थ हिस्ट्री ऑन द बेसिस ऑफ द प्रेजेंट। सो बेसिकली आज के टाइम को देखते हुए हम अतीत को हम बता सकते हैं, अतीत के बारे में हम बयान कर सकते हैं। सो बेसिकली ही वाज द फर्स्ट जियोलॉजिस्ट हु टू ऑब्जर्व द साइक्लिक नेचर ऑफ द अर्थ्स हिस्ट्री। सो ही वाज द फर्स्ट जियोग्राफर हु ऑब्जर्व दिस। अब बेसिकली डब्ल्यू एम जो डेविस का कॉन्सेप्ट था लैंडफॉर्म से रिलेटेड, वो कहीं ना कहीं जेम्स हटन के कॉन्सेप्ट से सिमिलर था, और डब्ल्यू एम डेविस ने ही जेम्स हटन से उनके कॉन्सेप्ट को लिया था और उन्होंने अपना कॉन्सेप्ट दिया। हिज वर्क थ्योरी ऑफ द अर्थ। तो बेसिकली उन्होंने एक आर्टिकल पब्लिश किया था, रिसर्च पेपर पब्लिश किया था, थ्योरी ऑफ द अर्थ और एन इन्वेस्टिगेशन ऑफ लॉज ऑब्जर्वेबल इन द composition, dissolution and restoration of land upon the globe in the transactions of the Royal Society of Edinburgh in 1788। ये एक रिसर्च पेपर था। इस रिसर्च पेपर को बेसिकली बाद में बुक के फॉर्म में भी पब्लिश किया गया था, थ्योरी ऑफ द अर्थ विद प्रूफ्स एंड इलस्ट्रेशन इन 2 वॉल्यूम्स इन 1795। तो बेसिकली ये बुक बहुत ज्यादा पॉपुलर हुआ था, ये आर्टिकल बहुत ज्यादा पॉपुलर हुआ था, इस वजह से इसको बुक के फॉर्म में भी प्रिंट किया गया था। हिज कॉन्सेप्ट दैट टोपोग्राफी इज कार्व्ड आउट नॉट बिल्ड अप। सो बेसिकली इनका और एक फेमस स्टेटमेंट है कि जो टोपोग्राफी है इज कार्व्ड आउट एंड नॉट बिल्ड अप, इज सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन इन द जियोमॉर्फोलॉजी। ये इनका एक फेमस कोट है, स्टेटमेंट है जेम्स हटन का। इनके इसके बाद जो हमारे आते हैं प्लेफेयर आता है, ये जेम्स हटन के बेसिकली दोस्त थे, क्लोज फ्रेंड ऑफ जेम्स हटन।
और एक ये मैथमेटिशियन भी थे। आफ्टर मेकिंग सम suitable modification in the Huttonian concept and adding some valuable contribution of his own, elucidated the Hutton's view on uniformitarianism through his book entitled Illustration of the Huttonian Theory of the Earth in 1802। बेसिकली इन्होंने भी जो हटन का कॉन्सेप्ट है यूनिफॉर्मिटेरियनिज्म उसको पोस्टुलेट उसको प्रोपाउंड किया था, और उन्होंने एक बुक लिखी थी इलस्ट्रेशन ऑफ हटनियन थ्योरी ऑफ द अर्थ in 1802। So Charles Lyell he was the डिसिपल ऑफ जेम्स हटन। इनके अकॉर्डिंग भी जो इन्होंने भी यूनिफॉर्मिटेरियनिज्म का कॉन्सेप्ट है वो फर्दर प्रोपाउंड किया था, और ही डिफाइन जियोलॉजी एज द दैट साइंस विच इन्वेस्टिगेट्स एंड सक्सेसिव चेंज दैट हैव बीन टेकन प्लेस इन द ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक किंगडम ऑफ नेचर। तो बेसिकली ये एक जियोलॉजिस्ट थे, प्रोफेसर थे। इन्होंने जियोलॉजी को डिफाइन किया गया एज दैट साइंस विच इन्वेस्टिगेट्स द सक्सेसिव चेंजेस, यानी कि सिक्वेंशियल changes that have been taken in the organic as well as inorganic kingdoms of nature। So इनके जो मेजर टू बुक्स है प्रिंसिपल्स ऑफ जियोलॉजी एंड जियोलॉजिकल एविडेंसेस ऑफ द एंटिविटी ऑफ मैन। सो वैसे ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बुक्स है, चार्ल्स लेल बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जियोलॉजी में। सो इनके दो बुक है प्रिंसिपल्स ऑफ जियोलॉजी एंड द जियोलॉजिकल एविडेंसेस ऑफ द एंटिविटी ऑफ मैन। सो एंड द लास्ट स्कॉलर इन दिस पीरियड इज सीजी ग्रीनवुड। सो इनके अकॉर्डिंग जो था, जो इन्होंने एक रिसर्च पेपर पब्लिश किया था जिसका नाम था रेन्स एंड रिवर्स और हटन एंड प्लेफेयर अगेंस्ट लेल एंड ऑल कमर्स in 1857 में, and was accepted as the father of modern sub-aerialism। so इनको father of modern sub-aerialism का के नाम से जाना जाता। he put forward the idea of base level erosion। तो बेसिकली जो पोवेल थे हमारे अमेरिका के, उन्होंने एक कॉन्सेप्ट दिया था बेस लेवल इरोजन का। उसके पहले इन्होंने ही बेस लेवल के कॉन्सेप्ट को इंट्रोड्यूस किया था इन द फील्ड ऑफ जियोमॉर्फोलॉजी। इसके बाद ही बेस लेवल का कॉन्सेप्ट जो था पोवेल ने दिया था। तो बेसिकली ये इनका कंट्रीब्यूशन था। तो बेसिकली आज हमने बहुत चार पीरियड के बारे में पढ़ा, एंशिएंट पीरियड, डार्क पीरियड, कैटास्ट्रोफिज्म पीरियड एंड लास्ट वन इज यूनिफॉर्मिटेरियन पीरियड। सो बेसिकली इसमें जितने भी सारे जो मॉर्फोलॉजिकल थॉट्स थे उसके बारे में हमने पढ़ा इस वीडियो में। तो इसी के साथ आज के वीडियो को समाप्त करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।